हे गाइस, मेरा नाम है राकेश। और जैसा कि लास्ट क्लास में हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, नेक्स्ट क्लास है सेकंड क्लास, उसमें हम शुरू करने जा रहे हैं अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि कुल मिला के 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ICAI ने इशू किए हैं, जिसमें से 2 को मर्ज कर दिया गया है, 6 को 10 में और 8 को 26 में। और उसके बाद जो एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो 27 हैं। तो हम 1 बाय 1 एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने वाले थे। तो पहला जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, नाम है उसका डिस्क्लोज़र ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़। मतलब जितनी भी अकाउंटिंग की पॉलिसीज़ है उनको डिस्क्लोज़ हमें कैसे करना है। अकाउंटिंग पॉलिसीज़ क्या होती है वो भी पढ़ेंगे, कैसे उनका डिस्क्लोज़र होता है वो भी पढ़ेंगे, डिस्क्लोज़र कहाँ होता है वो भी पढ़ेंगे। 1 बाय 1 जानते हैं। शुरू करते हैं डिस्क्लोज़र ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़। मतलब लेखांकन के लिए जो नीतियाँ बनी हुई है उनका प्रकटीकरण कैसे करना है वो सीखते हैं। अच्छा बात ये आती है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते क्या हैं, ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका। आज हमारा जो टॉपिक है मेन वो है अकाउंटिंग पॉलिसीज़ पे। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट बना हुआ है उसमें 2 मेन चीज़ें हैं। 2 मेन चीज़ों में पहली मेन चीज़ है अकाउंटिंग पॉलिसीज़ और दूसरी जो मेन चीज़ है उसका है डिस्क्लोज़र। तो पहली मेन चीज़ पे चलते हैं कि अकाउंटिंग पॉलिसीज़ क्या होती है। अकाउंटिंग पॉलिसीज़ क्या होती है? अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में 2 चीज़ें शामिल होती है। अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में कितनी चीज़ें शामिल होती है? 2। एक होता है प्रिंसिपल और दूसरे होते हैं मेथड। प्रिंसिपल क्या होते हैं वो भी समझेंगे। मेथड उन प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए जो मेथड्स होते हैं वो मेथड्स। तो सबसे पहले सीखते हैं प्रिंसिपल क्या होते हैं। प्रिंसिपल क्या होता है कि किसी भी काम को करने के लिए जो कोई रूल्स बना दिए गए वो प्रिंसिपल हो गए। सर नहीं समझ आएगा, एग्जांपल देके बताओ। अच्छा ठीक है, समझो। मेरा एक टारगेट है कि मुझे IAS बनना है, ठीक है। IAS बनने के लिए मैंने सबसे पहले सिलेबस के थ्रू गो थ्रू हुआ मैं, तो मुझे पता चला कि 3 पार्ट्स में एग्ज़ाम होता है। पहला पार्ट प्री होता है, दूसरा मेंस होता है और तीसरा इंटरव्यू होता है। अब क्या है क्या मैं सबसे पहले इंटरव्यू में चला जाऊंगा? नहीं। क्या मैं मेंस दे सकता हूँ पहले? नहीं। सबसे पहले मुझे क्या देना पड़ेगा? प्री। तो प्री के लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी? स्टडी। सर स्टडी तो कर लूँगा पर बिना प्रिंसिपल के। बात किसकी आई है? प्रिंसिपल की। समझते हैं धीरे धीरे। अच्छा, स्टडी करने के लिए ये है मेरा प्रेजेंट का रूटीन जो है वो ये है। रूटीन क्या है? मैं सुबह 9 बजे उठता हूँ। 9 बजे से लेके 12 बजे तक, 12 बजे के बीच में मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ और रिमेनिंग टाइम में मैं अपना मोबाइल चला लेता हूँ। 12 बजे से लेके 4 बजे तक, 12 से 1 के बीच में मान लो मेरा लंच का टाइम हो जाता है। फिर 1 से 4 के बीच में मैं सो जाता हूँ। फिर मैं 4 बजे उठता हूँ और 4 बजे से लेकर रात की 8 बजे तक मेरा दूसरा काम है मोबाइल शुरू करना, ठीक है। मैं मोबाइल चला लेता हूँ। फिर 8 से लेके 9 बजे तक के बीच में मैं खाना वाना खा लेता हूँ। ये मेरा नाइट का डिनर हो गया। 9 से लेके और रात की 2 बजे तक मैं फिर क्या चलाता हूँ? मोबाइल। 2 बजे सोता हूँ और 2 से उठ के मैं 9 बजे तक उठ जाता हूँ। अच्छा रूटीन है ना? इससे तो मेरा प्री जल्दी क्लियर हो जाएगा। नहीं भैया, ऐसे क्लियर नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा? तो हमें हमारा रूटीन चेंज करना पड़ेगा। रूटीन कैसे चेंज करना पड़ेगा? रूटीन ऐसे चेंज करना पड़ेगा कि प्री की स्टडी के लिए मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। 2 ऑप्शंस क्या हैं? या तो मैं सेल्फ स्टडी करूं, दूसरा है मैं कोचिंग करूं, ठीक है। अब कोचिंग करूं तो कोचिंग करने के लिए, कोचिंग जाने के लिए या सेल्फ स्टडी करने के लिए मेरे पास कुछ ना कुछ क्या होने चाहिए? प्रिंसिपल मतलब मुझे अपनी लाइफ को प्रिंसिपल से जोड़ना पड़ेगा। कैसे जोड़ना पड़ेगा? कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है, उठने के साथ कम से कम मुझे 8 बजे तक पढ़ना है। तो मैंने पहला प्रिंसिपल क्या बनाया मेरी लाइफ का कि मुझे 4 बजे उठना है। फिर उसके बाद मुझे 4 घंटे पढ़ाई करनी। तो ये क्या बने? प्रिंसिपल। फिर इन प्रिंसिपल, ये सिर्फ एक चार्ट बनाना, एक चार्ट बनाया मैंने और उस चार्ट में मैंने लिखा कि 4 बजे मैंने उठना है, फिर 4 से 8 मैंने पढ़ना है। ये मेरे हो गए प्रिंसिपल। अब मैं इनको अप्लाई कैसे करूँगा? मेरे पास सुबह 4 बजे उठने के लिए क्या क्या मेथड्स हैं? देखो भैया, मेथड्स थोड़े से इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। पहला है अलार्म। मैंने अलार्म लगा लिया, मैं 4 बजे उठ गया। दूसरा अलार्म है सबसे बेस्ट दुनिया का, मम्मी।
मम्मी को बोल दिया, मम्मी 4 बजे उठा देगी। और भैया किसी किसी के पास तो होती है, किसी के पास नहीं होती है, किसी के पास होता है, किसी के पास नहीं होता है। मैं बात कर रहा हूँ या तो गर्लफ्रेंड की या बॉयफ्रेंड की। तो अगर किसी के पास है तो उनको बोल दिया, बोलो मुझे 4 बजे उठा देना, मुझे पढ़ाई करनी है। तो ये मेथड्स हुए, ये मेथड नंबर 1, ये मेथड नंबर 2, ये मेथड नंबर 3। इन मेथड्स को अप्लाई करना, उनसे क्या बन जाती है पॉलिसीज़। तो सर ये तो मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में तो चीज़ें ठीक है कि उठना है, ये मेथड्स हैं, ये सब चीज़ें हैं। आप हमें अकाउंटिंग पढ़ा रहे हो ना, तो अकाउंटिंग के हिसाब से बताओ। चलो अकाउंटिंग के हिसाब से समझते हैं। इसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर जो 2 आएगा, उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 का नाम है वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मतलब हमें क्लोजिंग स्टॉक की क्या करनी है, वैल्यूएशन। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करने के लिए एक प्रिंसिपल बन रखा है। प्रिंसिपल क्या बन रखा है, कॉस्ट और NRV मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इनमें से जो भी लोअर होगा उस पे हमारी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन होगी। तो प्रिंसिपल ये हो गया, ये क्या बन गया, ये बन गया प्रिंसिपल। ठीक है। दूसरा अब बचे मेथड्स। मेथड्स क्या है, क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन के बहुत सारे मेथड्स हैं। LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट, FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज मेथड। तो प्रिंसिपल और उनको अप्लाई करने के तरीके, उससे क्या बनती है अकाउंटिंग पॉलिसी। तो ऐसी जो अकाउंटिंग पॉलिसी जो मैंने यहाँ बताई है, ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को बनाना और उन्हें डिस्क्लोज करना, ये सारा का सारा मैटर किसका है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का। यहाँ तक की बात क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिन अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की हम बात कर रहे हैं, उनके डिफरेंट एरियाज़ क्या क्या हैं मतलब उनको कहाँ कहाँ ऐसा हो सकता है जहाँ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ अपन यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें भी अगर सेग्रीगेशन करते हैं तो 2 चीज़ें आ जाती है। 2 में क्या है, एक तो वो एरिया है जहाँ पे हमें कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, और एक वो एरिया है जहाँ हमें डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ऐसा कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ, जिसमें कोई ऑप्शन नहीं हो या ओनली सिंगल ऑप्शन हो। सिंगल ऑप्शन वाले तो फिर भी हो जाएंगे, पर जहाँ कोई ऑप्शन नहीं हो, ऐसा कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आज तक बना ही नहीं है। फिर आती है बात डिफरेंट अकाउंटिंग ऑप्शंस की। डिफरेंट अकाउंटिंग ऑप्शंस में बहुत सारे एस हैं, जैसे जैसे पढ़ोगे वैसे समझ आएगा 1 बाय 1। जैसे वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कैसे करना है, मैंने बताया आप लोगों का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है, वो कैसे करना है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन कैसे करना है, जो गवर्नमेंट ग्रांट्स होती है, अनुदान जो होते हैं सरकारी, उनका ट्रीटमेंट कैसे करना है, बेनिफिट ट्रीटमेंट मतलब रिटायरमेंट का बेनिफिट अगर है उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे फॉरेन करेंसी है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, AS 11 है, बहुत सारे हैं, अलग अलग पढ़ेंगे। तो मेन चीज़ क्या है कि अकाउंटिंग में कितने स्कोप मिले हुए हैं हमें। एक, जहाँ किसी भी पॉलिसी को अडॉप्ट करने के बाद में हमारे पास ऑप्शंस हैं, दूसरा कोई ऑप्शंस नहीं है। तो ऐसा कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ही नहीं जिसमें ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। दूसरा, बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज है जिसमें हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनमें मैंने कुछ आपको बता दिए। ठीक है। अब क्या है कि मैं किसी अकाउंटिंग पॉलिसी को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा बिज़नेस है तो मुझे कोई ना कोई अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करके उसके अनुसार काम करने पड़ेगा ना। तो उसके सिलेक्शन में कौन कौन से फैक्टर्स काम में आते हैं, कुल मिला के देखो। पहली चीज़ होती है कि डायरेक्ट MCQ आता है कि किसी भी अकाउंटिंग पॉलिसी के सिलेक्शन में कौन से 3 जो हैं फैक्टर्स वो अफेक्ट करते हैं, तो वो हम बताएंगे। मेटलिटी है, मेटलिटी का मतलब होता है महत्वपूर्णता। महत्वपूर्णता बोल सकते हैं, सारता बोल सकते हैं, महत्वपूर्णता बोल सकते हैं, सारता बोल सकते हैं। प्रूडेंस हो गया। प्रूडेंस का एक और नाम है कंजर्वेटिज्म। और तीसरी हो गई सब्सटेंस और फॉर्म। एक चीज़ समझते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी वो सेलेक्ट करनी चाहिए जो हमारे बिज़नेस के लिए मटेरियल हो, मेटलिस्टिक हो, मतलब महत्वपूर्ण हो। मेटलिटी होनी चाहिए, मटेरियल होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ हमारे बिज़नेस के लिए पॉलिसी इम्पोर्टेंट ही नहीं है तो उसको सेलेक्ट करने से फ़ायदा क्या। एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं
सारा बिजनेस मेरा इंडिया में है, मैं AS11 को लेके बैठा हूँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 को लेके बैठा हूँ कि मुझे फॉरेन करेंसी के अंदर क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, मुझे तो वो चूज़ करनी है। अरे भाई चूज़ करके करेगा क्या, इंडिया में बिज़नेस है तो इंडिया के हिसाब से अकाउंटिंग पॉलिसी चूज़ करो ना। तुम AS11 लेके बैठ गए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तुमने AS11 उठाया, उसकी पॉलिसीज अपना ली, काम नहीं आएगी। अकाउंटिंग जो पॉलिसी है वो सेलेक्ट करो जो तुम्हारे बिज़नेस के लिए मटेरियल हो, महत्वपूर्ण हो। फिर आता है प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म। आपने अगर 11th क्लास की बेसिक अकाउंट्स पढ़ी होगी तो उसमें कंसेप्ट होता है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, प्रूडेंस कंसेप्ट। होता क्या है कंजर्वेटिज्म में कि बिज़नेस को जितने भी लॉस होते हैं ना, उन लॉस की तो अगर संभावना भी लगे तो भी उन्हें क्या कर लो, रिकॉर्ड कर लो। सर नहीं समझाता हूँ। और प्रॉफिट, जब तक प्रॉफिट अर्न नहीं हो तब तक उसे रिकॉर्ड नहीं करना है। नहीं समझ आया? आपको पता है हम बहुत सारे प्रोविजंस बनाते हैं, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। किस लिए बनाते हैं? प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स क्यों बनाते हैं? हमें ये लगता है कि इतना ना हमारा लॉस हो जाएगा तो उसे आज की डेट में ही क्या कर लें, रिकॉर्ड कर लें। तो वो जो लॉस को रिकॉर्ड करने का मेथड है वो होता है प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म। प्रॉफिट अर्न, एक केस कोर्ट में चल रहा है, उम्मीद है जीत जाएंगे तो उसे रिकॉर्ड किया नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो कंसेप्ट है कंजर्वेटिज्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं रूढ़िवादिता, तो उस रूढ़िवादिता की परंपरा के कारण हम उसे रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो अकाउंटिंग पॉलिसी वो सेलेक्ट करो जो प्रूडेंस के साथ हो, जो कंजर्वेटिज्म के साथ हो। मतलब ये वाला कंसेप्ट लेके चले कि लॉस संभावना लगे तो भी रिकॉर्ड करो, प्रॉफिट नहीं हो तब तक रिकॉर्ड नहीं करो। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मतलब सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब है कि जिस भी अकाउंटिंग पॉलिसी को तुम सेलेक्ट कर रहे हो वो तुम्हारे लिए इकोनॉमिक तरीके से इम्पोर्टेंट हो, ना कि लीगल रूप में। लीगल रूप में इम्पोर्टेंट हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। इकोनॉमिक रूप में कैसे? मतलब एक एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ। जैसे मैं तो क्या, मान लो पढ़ाता हूँ मैं, तो पढ़ाते पढ़ाते मुझे पता चला कि बच्चों ने बोला कि सर आप ना पानी कम पीते हो तो आप पानी पी लिया करो बीच बीच में। तो यार अब पानी के लिए तो कौन स्टाफ रूम में जाए, वहाँ से पानी ले पिए, इतने टाइम में टाइम वेस्ट होगा। तो मैंने पूछा, बोले बताओ तुम तरीका बताओ। बोले सर ना कोई बोतल ख़रीद लो आप। तो मैंने बोला, तो वाइफ़ को बोला, वाइफ़ कि मेरे लिए पानी की बोतल ले आओ। वो गई मार्केट में और जो बच्चे गले में नहीं लगा के घूमते जैसे सिपर आता है उसमें, वो वाली ले आई उठा कर। तो मैं हंसा, बोला ये क्या है भाई, इससे पानी थोड़ी पीऊँगा मैं। तो बोले फिर, बोले मुझे तो अलग चाहिए, कोई ब्रांडेड चाहिए। तो बोले ले आओ फिर अपने हिसाब से। गया मार्केट में, मैं गया कोई मस्त से शोरूम के अंदर, ब्रांडेड शोरूम के अंदर, मान लीजिए रिबॉक का ले लीजिए, रिबॉक के मैं शोरूम में गया, वहाँ से एक मैंने मस्त 2000 की एक बोतल ली, ब्रांडेड ली। मैंने बस जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वहाँ रखा और मैं पानी पीता हूँ। एक दिन वाइफ आ गई घूमते घूमते क्लास के अंदर, बोले अच्छा ये वो बोतल है जो तुम लाए हो? बोला हाँ। बोले ये बताओ कि वो जो मेरी 150 रुपये की बोतल थी और ये जो 2000 रुपये की बोतल है, उसमें डिफरेंस क्या है? ये अच्छी लगती है। तो मैंने, मेरी वाइफ का जो सीधा सा सवाल था उससे ये सारी चीज़ क्लियर हो जाती है। सब्सटेंस और फॉर्म वाले सवाल क्या था कि तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट बोतल थी या तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट पानी था? चुप हो गए ना मेरी तरह ही। तो वहाँ जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी पानी। तो अगर सीधी सी बात यह है कि पॉलिसी भी वैसे ही सेलेक्ट करनी चाहिए जो इकोनॉमिकली हमारी हेल्प करे, लीगल रूप से हमारी हेल्प करे तो भी ठीक है, नहीं करे तो भी ठीक है। ठीक है, फिर बात आती है सर अकाउंटिंग पॉलिसी तो चूज़ कर ली, क्या हम उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते? तो ये बताओ कब कर सकते हैं? सिर्फ़ और सिर्फ 3 ऐसी सिचुएशन हैं जिसके तहत हम अकाउंटिंग पॉलिसी में क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। क्या भाई साहब, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो खुद ही बोल दे, क्या बोल दे कि अब तुम इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आज से ये चेंज किया जाता है। कैसे? जैसे वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का वैल्यूएशन तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट पे करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल दे तो मान लो भाई उसकी बात। सर नहीं मानूंगा, मानना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है, दूसरा आता है स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट। सर स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट कैसे? स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट ऐसे, गवर्नमेंट का एक ऑर्डर आता है सुबह सुबह न्यूज़पेपर के अंदर
मित्रों, आज रात 12 बजे से स्टॉक का वैल्यूएशन सिर्फ़ और सिर्फ एनआरवी पे किया जाएगा। तो सर मैं तो नहीं मानूंगा, मानना पड़ेगा, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खुद बोल दे तो करना है, स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट हो जाए तो करना है, मीनिंगफुल और बेटर प्रेजेंटेशन। बिजनेस के जो ओनर्स होते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जो एंटिटी के डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, वो खुद बोलते हैं कि भाई हम अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज ये वाला अडॉप्ट करेंगे तो हमारा जो प्रेजेंटेशन होगा, प्रस्तुतिकरण होगा हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो और ज़्यादा अच्छा होगा और बेटर होगा और मीनिंगफुल होगा। तो वो कर सकते हैं। 3 रीज़न मैंने बता दिया आपको। अच्छा, क्या हमें अगर हम किसी में चेंज करते हैं, किसी भी अकाउंटिंग पॉलिसी में अगर हम चेंज करते हैं तो उस चेंज का क्या हमें डिस्क्लोज़र करना है? तो आंसर आता है यस। अच्छा ठीक है, क्या क्या डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा? हमें बताना पड़ेगा कि क्या कारण है तुम्हारे चेंज करने का। तो कारण ये रहा, पहला कारण ये रहा, दूसरा कारण ये रहा, तीसरा कारण, ठीक है। अच्छा, उस चेंज से आपके करंट पीरियड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, फ्यूचर पीरियड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। सर करंट पीरियड में ना प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है। फ्यूचर पीरियड में ना लॉस हो जाएगा, ठीक है, बताओ भाई। फिर फैक्ट बताना पड़ेगा तुम्हें इमेजरेबिलिटी का, मतलब तुम मेज़र ही नहीं कर पाए, मापांकन ही नहीं कर पाए, तो उसका तुम्हें कारण बताना पड़ेगा कि भाई तुम जो चेंज कर रहे हो, जैसे मान लो तुम ए ऑप्शन से बी ऑप्शन पे जा रहे हो, तुम्हें जो मापांकन, जो तुम्हारा मेज़रमेंट है, उसके चेंज का भी फैक्ट जो होगा, जो तथ्य होंगे, वो तुम्हें बताने पड़ेंगे, ठीक है। 3 चीज़ें डिस्क्लोज़ की हो गई, 3 कारण हो गए, ठीक है। फिर आती है कि फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस होती कितनी है। तो सीधा सा MCQ आता है, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन कितनी होती है। हो सकता है तीनों में से एक का नाम दे दे और आपसे पूछ ले कि कंसिस्टेंसी होती है क्या, अक्रूवल होती है क्या, गोइंग कंसर्न होती है क्या, या ऑल ऑफ द अबव देख के भी पूछ ले, ठीक है। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन 3 CAG, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल, गोइंग कंसर्न, ठीक है। फिर उसके बाद में आती है कि सर कंसिस्टेंसी क्या होती है। अरे भाई लगातार, सर कंसिस्टेंसी होती क्या है? फिर वही बोल रहा हूँ, लगातार क्या? लगातार का मतलब ये होता है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी आपने एक बार चूज़ की है, जो अडॉप्ट की है, उसको कंटिन्यू 1 बाय 1 हर साल उसको ही लागू करके रखना है। सर नहीं समझ आया भाई, मैंने स्टॉक का वैल्यूएशन किया, मैं एक बार कॉस्ट पे कर रहा हूँ, अगले साल एनआरवी पे कर रहा हूँ, फिर कॉस्ट पे कर रहा हूँ, फिर एनआरवी पे कर रहा हूँ। मामा की दुकान है क्या? नहीं। अगर एक बार तुमने डिसाइड कर लिया कि कॉस्ट पे करना है तो ऑलवेज कॉस्ट पे ही करना है और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है। तो ये होती है कंसिस्टेंसी। अक्रूवल थोड़ा समझाता हूँ। पहले आते हैं गोइंग कंसर्न पे। गोइंग कंसर्न क्या होता है सर? गोइंग कंसर्न क्या होता है कि मैंने आज 5 लाख रुपए लगाए, मैंने आज अपना अच्छा सा बिज़नेस स्टार्ट किया और उस बिज़नेस को मैं कल बंद कर दूँगा। दिमाग ख़राब हो रखा है सर? नहीं, दिमाग तो ख़राब नहीं हो रखा, तो फिर कल क्यों बंद कर दोगे? यही फंडामेंटल अकाउंटिंग पॉलिसी है। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन क्या है कि गोइंग कंसर्न का कंसेप्ट लेके चलो। सर नहीं समझ आया ना? आपको पता है कि आपने जो दुकान खोली है वो कब बंद कर दोगे आप? सर शाम को बंद कर दूँगा। अरे भाई, उसे मंगल करना बोलते हैं। बंद करने का मतलब हमेशा के लिए। सर ये कौन सोचता है? बस यही गोइंग कंसर्न है, मतलब नियर फ्यूचर जो है उसमें बिज़नेस बंद करने का कोई इरादा नहीं होना चाहिए। ये फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है। तीसरी आती है अक्रूवल। सीधा सा लिखा हुआ है, जिस फाइनेंशियल ईयर में ट्रांजैक्शन होते हैं उसे उसी वक्त और उसी फाइनेंशियल ईयर में एडजस्ट करें। सर नहीं समझ आया। देखो, एक हो गया हमारा एक्सपेंसेस क्या हो गया? राम नाम का एक आदमी है, उसको हमें क्या देनी है? सैलरी उसकी है 5,000 रुपये। तो मैंने राम को कैश निकाल के दे दिए, लिख दूंगा हाथों हाथ। मैं राम को बोला कि भाई मैं तुझे 5,000 रुपये अगले महीने दूंगा। तो क्या वो मेरा एक्सपेंसेस हुआ या नहीं हुआ? सर एक्सपेंसेस तो हो गया सर, हो गया। उसे एक नया नाम देते हैं, बकाया को इंग्लिश में बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी को हाथों हाथ उसी वक्त क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। सेम टू सेम अगर आपने कोई इनकम कमा ली है तो उस इनकम को भी सेम टाइम पर उसे भी क्या करना है? रिकॉर्ड। सर नहीं समझ आया।
इंटरेस्ट, आपने किसी को 1 लाख रुपए का लोन दे रखा था, उस पर आपको 5% की दर से 500 रुपये का ब्याज मिला। तो ब्याज मिला तो पता चला कि ये ब्याज तो उसने दिया ही नहीं, बोले अगले साल दूंगा। तो अगले साल हमारे पास कितने आएंगे? 1000। तो रिकॉर्ड कब करूँगा? अगले साल नहीं, ये 500 रुपये सेम टाइम में रिकॉर्ड हो जाएंगे, सेम टाइम में रिकॉर्ड हो जाएंगे, सेम ईयर में रिकॉर्ड हो जाएंगे। कहने का मतलब है जिस साल से रिलेटेड इनकम हो उसी साल लिखना है, उसी टाइम लिखना है। अक्रूवल कंसेप्ट के अंदर 2 चीज़ें जैसे मैं बोलूँ कि आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनर्ड, इनका जो भी एडजस्टमेंट होगा वो किस कंसेप्ट के बेस पे होगा? तो फंडामेंटल जो अकाउंटिंग अजम्पशन अक्रूवल है उसके बेस पे होगा। ठीक है, तीनों चीज़ें हो गई। फिर आता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। सर हमें क्या अकाउंटिंग पॉलिसी का जो हमने जो चूज़ कर रखी है वो दिखानी पड़ेगी? यस, आंसर है क्या डिस्क्लोजर ज़रूरी है? यस। पर कौन सी का? सर कौन सी का? सर कौन सी का? जो महत्वपूर्ण हो, सिर्फ उनका है। अच्छा, डिस्क्लोज़ करना कहाँ है? सर एक ही स्थान पे। सर वो मेरे पड़ोस में ना बाड़ा है, उसमें कर दूँ? अरे मेरे भाई, एक स्थान का मतलब है कि फिनेंशियल स्टेट में एक स्पेसिफिक जगह फ़िक्स कर ली और उसी स्पेसिफिक जगह पे इनका डिस्क्लोज़र करना है। तो गाइज़, आज हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट हो गया है कंप्लीट। कल मिलते हैं एक नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अकाउंट्स की ईजीएस्ट वे में समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।